हाय गाइस, वेलकम टू फार्मीज क्विक रिविजन। सो जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया था, सो वी विल टुडे फोकस ऑन यूनिट 2 एंड चैप्टर इज एसिड बेस टाइट्रेशन। सो आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और न्यूट्रलाइजेशन कर्व के बारे में पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ देखते हैं। सो एसिड बेस टाइट्रेशन इज बेस्ड अपॉन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। सो जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है, दे फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। ओके, सो ये आपको 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। So the other name of acid base titration is neutralization titration, as we can see in this pic, that therefore it is also called neutralization titration. Neutralization titration हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि acid base जब react कर रहा है, they are neutralizing each other. Okay, so that's why it is also called neutralization titration. Okay, so let's further read this. In acid base titration, the standard solution having known concentration of acid is titrated against the unknown concentration of base और वाइस वर्सा। इसमें बेसिकली हमें यही कह रहा है कि हम इसको नोन वर्सेस अननोन, ओके, इसको हम, ये एक टाइट्रेशन है जिसको हम नोन वर्सेस अननोन के मतलब यूज़ करते हैं। नोन कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट अननोन कॉन्सेंट्रेशन। अगर हमने नॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड लिया है, मतलब एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है, तो हम अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस लेंगे। और अगर हमने अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड लिया है, तो हम नॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस लेंगे और इनको टाइट्रेट कराएंगे। ओके, सो ये लाइन हमें यही कह रहा है। और जो नेक्स्ट लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें ये बहुत याद रखना है कि the point at which moles of acid exactly cancel the moles of base present in the solution, it is known as stoichiometric point, और आसान भाषा में end point, okay, of titration। तो इसमें हमें ये कह रहा है कि जितने मोल्स है एसिड के, वो जब सेम अमाउंट मतलब उतने एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ बेस के मोल्स ऑफ वेस्ट को कैंसिल आउट कर देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे सोल्यूशन में कुछ मोल्स ऑफ एसिड है और वो कुछ मोल्स ऑफ बेस को कैंसिल आउट जब कर दे रहा है, जब एक दूसरे के इफेक्ट को दोनों कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, तो उसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम स्टोइचोमेट्रिक पॉइंट कहते हैं और आसान भाषा में इसको एंड पॉइंट कहते हैं। ओके, सो ये था हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन। सो हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। सो जैसे कि उधर हम जानते हैं हमारे पास 3 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं एसिड बेस थ्योरीज के। ओके, तो पहला है हमारा आर्रीनियस एसिड बेस थ्योरी, सेकंड वन इज ब्रॉन्स-लॉरी प्रोटॉन थ्योरी, थर्ड वन इज लुईस इलेक्ट्रॉन थ्योरी। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्रीनियस एसिड बेस थ्योरी से। So, Arrhenius acid-base theory is the simplest of all. Okay, so it states that substance हमारे H+ आयंस को लिबरेट करते हैं वाटर में, ठीक है, वो एसिड है। हमारे जो भी मतलब सब्सटेंस H+, जैसे ये बीकर है, ये वाटर है, इसमें कोई भी हमने जो सब्सटेंस कुछ भी डाला, अगर वो H+ लिबरेट कर रहा है एक्वस मीडियम में, ठीक है, सो वो हमारा एसिड है। और अगर वो हमारा OH लिबरेट कर रहा है इन एक्वस मीडियम इन H2O, सो वो हमारा बेस है। जैसे कि मैंने इधर लिख भी रखा है, आपको दिख रहा होगा इधर, H+ इसने रिलीज़ किया है ना। HA कुछ मान लीजिए एसिड था, जैसे HCl था ये, तो H+ रिलीज़ किया इसने, तो ये एसिड है। ओके, और इधर दूसरा में इधर मैंने डाल रखा है BOH, जैसे कि W की बार, तो B+OH-, जैसे कि आपका एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल में आ गया NaOH। सो एसिड मीडियम में मतलब एक्वस मीडियम में ये Na+ OH-, तो OH- लिबरेट कर रहा है, मतलब ये बेस है। सो कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम में H2O के प्रेजेंस में H+ आयंस को लिबरेट करता है, वो हमारा एसिड होगा। और कोई भी सब्सटेंस जो
H2O के प्रेजेंस में OH नेगेटिव आयंस को लिबरेट करता है, वो हमारा बेस होगा। ये था आपका आर्रीनियस एसिड बेस थ्योरी। ओके, हम अब देखते हैं इसके ड्रॉबैक की तरफ। अब आप सोच रहे होंगे, हमें जब हमने आर्रीनियस ने ये एसिड बेस थ्योरी दिया तो हमने बाद में लुईस ब्रॉन्स लोरी प्रोटॉन थ्योरी क्यों आया? कोई भी थ्योरी इसलिए आता है जब एक थ्योरी हम एक सर्टेन पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, या कोई उसके ड्रॉबैक्स होते हैं या लिमिटेशंस होते हैं। सो इसी तरह आर्रीनियस एसिड बेस थ्योरी के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। वो ये थे कि हमने, जैसे कि मैंने बोला, जो भी सब्सटेंस H2O के प्रेजेंस में, जैसे कि एक्वस है ना, एक्वस सॉल्वेंट होना चाहिए, उसके प्रेजेंस जो लिबरेट करता है आयंस H+ या OH-। अब ड्रॉबैक इसका ये था, थ्योरी वाज ओनली एप्लीकेबल in aqueous solvent, okay, and fail to show its effect in नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। एक्वस जैसे कि ये जो था, हम सिर्फ उसको ही कैटेगराइज कर पाते थे जो H+ लिबरेट कर रहा है और OH- लिबरेट कर रहा है सिर्फ एक्वस मीडियम में। ओके, जो सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो एक्वस होना चाहिए। अगर हमने उसी चीज़ को नॉन एक्वस सॉल्वेंट में डाल दिया और वो H+ लिबरेट नहीं कर रहा, OH- लिबरेट नहीं कर रहा, तो हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे कि चीज़ जो है एसिड है या बेस है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक्वस सॉल्वेंट्स तक ही सीमित रह गया। सो इसको ये इसका हो गया ड्रॉबैक। इसी तरह हमने आर्रीनियस एसिड थ्योरी को पूरा कवर अप कर लिया। ओके, अब लेट्स मूव टू ब्रॉन्स लोरी प्रोटॉन थ्योरी। ओके, सो ब्रॉन्स, यहाँ पे प्रोटॉन का मतलब, जैसे प्रोटॉन फिजिक्स वाला नहीं है, जैसे कि आप सोच सकते हैं कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। नहीं, प्रोटॉन यहाँ पे माना गया जैसे H+ को। ओके, जैसे अब मैं इधर लिखा भी हुआ है, हेयर प्रोटॉन मीन्स H+ इन दिस थ्योरी। ओके, तो H+ को माना गया प्रोटॉन। सो क्योंकि एसिड्स में H+ को रिलीज़ करता है ना, प्लस चार्ज है तो प्रोटॉन, इसलिए H+ को माना गया था। ओके, सो ये थ्योरी एक्सप्लेन ये करता है, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, एसिड आर दो, जैसे मैं अब सिंपल में देख सकते हैं, मैंने APD लिखा है। APD मतलब A का मतलब एसिड, P का मतलब प्रोटॉन, D का मतलब डोनेट्स, और acid are those substance which donates proton. Okay, and base, तो सिमिलरली अगर एसिड डोनेट कर रहे हैं प्रोटॉन को, तो बेस क्या करेंगे? प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि अगर कोई डोनेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में, अगर एक बंदा डोनेट कर रहा है तो दूसरे बंदे को एक्सेप्ट करना होता है। तो यहाँ पे अगर एसिड डोनेट कर रहा है प्रोटॉन को, तो बेस क्या करेगा? ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट ही करेगा। ओके, सो एसिड, तो स्टेटमेंट के फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एसिड आर दो सब्सटेंस विच डोनेट्स प्रोटॉन। Okay, and base are those substance which accepts proton, and here protons represent your H+ ions. Okay, so दूसरा पॉइंट इसका है, दिस थ्योरी वाज एप्लीकेबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स ऑल्सो। जैसे कि मैंने जैसे कि आर्रीनियस का ड्रॉबैक यही था कि वो नॉन एक्वस में एप्लीकेबल नहीं थे, पर ये वाला उसको सेटिस्फाई कर रहा था, ये नॉन एक्वस में भी एप्लीकेबल था। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रखा है कि व्हाट इज़ एम्फोटेरिक, एंड एम्फोटेरिक वो होते हैं जो कि बहुत एसिड और बेस की तरह एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम एम्फोटेरिक कहते हैं। ओके, सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, H2O अगर H2O में डालेंगे तो HDO+ भी बनाएगा और वो OH नेगेटिव भी रिलीज़ करेगा। सो ये दोनों एसिड और बेस की तरह काम कर सकता है जो वाटर है हमारा। ओके, अब तीसरा थ्योरी हमारे पास ये आता है कि लुईस इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ओके, तो लुईस इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमें क्या मतलब स्टेट कर रहा है? तो इसके मुताबिक एसिड आर दो सब्सटेंस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ओके, अच्छा, ये जो ब्रॉन्स लोरी प्रोटॉन थ्योरी था, इसका ड्रॉबैक ये था कि ये सारे मतलब एसिड और बेस सब्सटेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता था। ये सिर्फ उनको ही कर पाता था जो H+ रिलीज़ कर सकते थे। ओके, और जो H+ को
गेन कर सकते थे, ये सिर्फ उन तक ही सीमित था। ओके, तो जैसे कि बहुत सारे और बाकी सब्सटेंस की एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जैसे हम जानते हैं कि NH3, जैसे NH3 में तब वो है ही नहीं, अमोनिया है, ये दिस इज अमोनिया। ओके, NH3 में H+ रिलीज नहीं करता, तो इसको हम एसिडिक ब्रॉन्स-लॉरी प्रोटॉन थ्योरी की मदद में हम इसको बता ही नहीं सकते कि ये एसिडिक है कि बेस है। हाँ, जैसे BF3, हाँ, तो ब्रॉन्स-लॉरी प्रोटॉन थ्योरी के मुताबिक हम इसको बता ही नहीं सकते ये चीज़ एसिड है और बेस है, क्योंकि ये ना तो H+ आपके गेन कर रहे हैं, ना कि एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना कि आपका डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई लुईस इलेक्ट्रॉन थ्योरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड. So Lewis electron theory states that acid are the substance which accepts electron, okay, and base are the substance which donates electron. अब ये बहुत बार देखा गया है कि बंदे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा चीज़ डोनेट कर रहा है, कौन सा चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि जैसे आप देख पा रहे हैं ब्रॉन्स-लॉरी और लुईस दोनों सेम टू सेम है। ठीक है, मतलब मिलता जुलता है, तो इसमें बहुत बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इसका एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पे देना चाहूँगा मैं। आप एक चीज़ याद कीजिए, आपको सारा ऑटोमेटिकली अपने आप याद हो जाएगा। सो ट्रिक ये है, लार्ज बेड, BED, ठीक है, लार्ज बेड, इस ट्रिक से आपको पूरा याद हो जाएगा। अच्छा, अब L का इधर मतलब हुआ लुईस, L का मतलब हुआ लुईस, जो जिसकी बात हो रही है ये लुईस। ठीक है, अब B का मतलब जैसे कि मैंने इधर लिख रखा है बेस, B का मतलब बेस, D का मतलब डोनेट्स, ये आपका डोनेट्स, और E का मतलब इलेक्ट्रॉन। सो लार्ज बेड, L बेड से आप याद रख सकते हैं। अब अगर लुईस में इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है तो एसिड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, बराबर। अब अगर एक जगह में ये याद रखना कि अगर एक जगह में बेस डोनेट कर रहा है तो दूसरी जगह में एक्सेप्ट करेगा। ठीक है ना, ये हमें क्लियर रहना है, ये फंडा हमें क्लियर रखना। अगर एक जगह में दोनों जगह ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों जगह एक्सेप्ट कर रहा है, एक जगह डोनेट करेगा तो दूसरी जगह एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। सो जैसे कि मैंने L लार्ज बेड के हिसाब से समझाया आपको, लार्ज बेड, ठीक है, लार्ज बेड आप ऐसे याद रखते हैं। सो L लुईस हो गया, बेस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। सो अगर बेस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है लुईस में, एसिड क्या करेगा, एक्सेप्ट, तो AEA, एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। ठीक है, अब अगर बेस इलेक्ट्रॉन डोनेट्स कर रहा है, ठीक है, तो एक्सेप्ट वो ब्रॉन्स-लॉरी में एक्सेप्ट करेगा, ये देखिए BPA, बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना, और एसिड प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। सिंपल ये चार याद रखने से आप सीधा याद सकते हैं। लुईस लार्ज बेड, L का मतलब लुईस हो गया, बेड का B का मतलब आपका बेस, E का मतलब इलेक्ट्रॉन, D का मतलब डोनेट्स। अगर इसमें डोनेट कर रहे हैं बेस इलेक्ट्रॉन को तो ब्रॉन्स-लॉरी में प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, है ना, और एसिड का उल्टा होगा, अगर बेस एक्सेप्ट कर रहा है तो एसिड डोनेट करेगा, और अगर बेस डोनेट कर रहा है तो एसिड आपका एक्सेप्ट करेगा। सो ये एक छोटी ट्रिक थी जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इसको याद करने के लिए। ओके, सो ये थ्योरी वाइडली यूज़ इसलिए हुई क्योंकि ये सारे जितने भी सब्सटेंस थे इन सबका एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर्स को डिस्प्ले कर सकता था, क्योंकि सारे कुछ ना कुछ कोई भी रिएक्शन जब होता है इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते ही होते हैं। सो ये सबको वाइडली कैटेगराइज कर सकता था कि ये चीज़ एसिड है और ये चीज़ बेस है। ओके, सो ये इसका एक एडवांटेज, मेजर एडवांटेज ये था कि दिस थ्योरी इज़ यूजफुल टू एक्सप्लेन दी इंडिकेटर कलर चेंज इन नॉन प्रोटोनिक रिएक्शन या सिस्टम हम कह सकते हैं। ठीक है, नॉन प्रोटोनिक सिस्टम जिनके पास H+, जैसे प्रोटॉन मैंने बोला H+, जिनके पास H+ नहीं थे, ठीक है, जो सब्सटेंस H+ को एक्सेप्ट या डोनेट नहीं कर सकते, ये लुईस इलेक्ट्रॉन थ्योरी उनका भी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर एक्सप्लेन कर पा रहा था। ठीक है, इसका यही एडवांटेज है। ओके, सो कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब हम नेक्स्ट चलेंगे थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। सो दो मेन थ्योरीज हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स के। पहला वाला है ऑसवाल्ड थ्योरी एंड योर सेकंड वन इज़ रेजोनेंस थ्योरी, जिसको हम कॉर्नेट थ्योरी भी कहते हैं।
सो पहले स्टार्ट करते हैं ऑस्टवाल्ड थ्योरी से. सो ऑस्टवाल्ड थ्योरी इट सजेस्ट दैट IND मैंने इधर यूज़ किया इंडिकेटर को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए. सो ऑस्टवाल्ड थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिकेटर आर आइदर वीक एसिड और वीक बेस एंड चेंज इन कलर इज ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ इंडिकेटर. ये हमें ये कहता है कि जो इंडिकेटर हमारा या तो वीक एसिड है या वीक बेस है, ठीक है. और जो इंडिकेटर का जैसे कि हम जानते हैं चेंज, वो कलर चेंज कर लेता है तो एंड पॉइंट देने के लिए. ओके, सो कलर चेंज उसमें इसलिए आता है क्योंकि वो जब आयनाइज्ड हो जाता है, ठीक है. अब जैसे इंडिकेटर, जैसे इसने बोला इंडिकेटर दो तरह के हैं, एसिडिक इंडिकेटर, बेसिक इंडिकेटर. इधर एच डिनोट्स कर रहा है, जैसे हम एसिड्स में होता है H+, सो IND, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये आप देख पा रहे हैं, ये एसिड इंडिकेटर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है HIN. और बेस को करने का कैसे है, INDOH लास्ट में लगा दिया हमने, है ना, INDOH. सो हमें ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें दिमाग में रखना है ये अपने, कि स्टार्टिंग में जो है आपका इंडिकेटर आर इन अनडिसोसिएशन फॉर्म. जैसे हमने सोचो एसिडिक इंडिकेटर लिया हमने, मान लो इधर, तो HIN स्टार्टिंग में तो HIN के फॉर्म में रहेगा, ठीक है. पर जब कलर चेंज होगा ये H+ और IND ये डिसोशिएट हो जाएगा आयनिक फॉर्म, ठीक है ना. तो ये चीज़ मेन रहना है. तो स्टार्टिंग में अनडिसोशिएट रहेगा और एंड पॉइंट में आयनिक फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है. और ये जो मैंने नीचे लिख रखा है एसिड इंडिकेटर, बेसिक इंडिकेटर, ये आपको अगर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं. ये pH निकालने, अगर एसिडिक इंडिकेटर डाल रहे तो pH का फॉर्मूला कैसे होगा, और बेसिक इंडिकेटर डाल रहे तो pH का फॉर्मूला कैसे होगा. तो ये आप अगर अपने नॉलेज के लिए पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं. पर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, हमें ये याद रखना है, और 1 मार्क के पॉइंट से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि इन जनरल रेंज जो कलर चेंज ऑब्जर्व इज दिस, इसको हम ट्रांजिशन इंटरवल ऑफ इंडिकेटर कहते हैं. pH = KIN ±1, ठीक है. तो ये हमें याद रखना है. ओके, सो दूसरा हो गया रेजोनेंस या कोऑर्डिनेट थ्योरी. ओके, सो रेजोनेंस थ्योरी हमें ये कहता है कि कोई भी जो एसिड और इंडिकेटर, उसका कलर चेंज इसलिए होता है क्योंकि उसमें स्ट्रक्चरल चेंज आ जाता है, ठीक है. मान लो किसी भी XYZ इंडिकेटर का पहले स्ट्रक्चर था गोल, अब कलर चेंज होने के बाद हो गया वो स्क्वायर. तो ये जो स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है ना, तभी उसकी वजह से उसके अंदर का कलर चेंज हो रहा है, ठीक है. ये और ये ज़्यादा रिकग्नाइज इसलिए हुआ, ज़्यादा वाइडली ये क्योंकि कोई भी अगर रिएक्शन होता है, हम ऑर्गेनिक लेवल में जब देखते हैं तो हम उसको स्ट्रक्चर से लिंक करते हैं. कोई भी चीज़ को स्ट्रक्चर से लिंक करना ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर स्ट्रक्चरली हम देखा जाए, जैसे DNA का भी देखते हैं ना, तो DNA का भी स्ट्रक्चर देखते हैं. अगर स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आता है तो पूरा DNA का कैरेक्टर भी चेंज हो जाता है ना. तो इसलिए वाइडली यूज़ इसलिए हुआ क्योंकि पूरा ऑर्गेनिक पे हम स्ट्रक्चरल के बेसिस में उस चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं. सो इसने सिंपली ये बोला कि कलर चेंज जो भी होता है वो स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से होता है. जैसे इधर एक एग्जांपल है, जैसे फिनोल्फथालीन का, जैसा आप देख पा रहे हैं फिनोल्फथालीन का ये, जब फिनोल्फथालीन का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है. इधर बेंजीन लगा है, OH लगा है, सो ये फिनोल्फथालीन का स्ट्रक्चर है. अब मान लीजिए इसमें OH लगा और इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया. आप देख सकते हैं डिफरेंस दोनों में, दोनों का स्ट्रक्चर चेंज है, डिफरेंस है, ठीक है. जैसे कि हम जानते हैं फिनोल्फथालीन एल्कलाइन में पिंक कलर देता है, इसलिए हमने OH डाला है इसमें, ठीक है. तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ, देख पा रहे हैं आप, ये इधर ये चेंज हुआ. तो ये जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ तभी ये कलरलेस पिंक कलर आया, ठीक है ना. सिंपल यही फंडा है. जैसे फिर से इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया इन दोनों में से, फिर से कलरलेस हो गया. सब एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एक स्पेसिफिक कलर देता है. इस थ्योरी के मुताबिक यही कहना चाहते हैं कि हर स्ट्रक्चर हर एक कलर नहीं देगा, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इंडिकेटर का एक स्पेसिफिक कलर देगा. जैसे ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पिंक कलर दे रहा है, ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कलरलेस है, ये भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कलरलेस है, ठीक है. सो सजेस्ट दैट द कलर चेंज ऑफ इंडिकेटर इज ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंज ऑफ इंडिकेटर, ठीक है. और उसने क्या कहा था, आपका ऑस्वाल्ड थ्योरी ने क्या कहा था कि इट इज़ ड्यू टू दी आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ योर इंडिकेटर, ठीक है. सो ये डिफरेंस हमें याद रखना है. ओके, सो ये भी हो गया. अब हम वी मूव टू न्यूट्रलाइजेशन कर्व. न्यूट्रलाइजेशन कर्व होता क्या
है। तो कर्व ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग pH against the volume of acid or base during titration is known as neutralization curve. ओके, ये क्या कहना चाह रहा है कि हम ये जैसे ग्राफ है हमारे पास, ये ग्राफ है, इधर हम pH लेंगे जो कि हमने आपका कॉनिकल फ्लास्क में लिया है, इधर pH होगा और इधर आपका वॉल्यूम होगा जो कि हम यूज़ करते हैं, मतलब ब्यूरेट से यूज़ करते हैं ml में, ठीक है। उसके बीच जो ग्राफ बनेगा उसको हम न्यूट्रलाइजेशन कर्व कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन का न्यूट्रलाइजेशन कर्व। ओके, सो टाइप्स ऑफ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, टोटल हम इसमें 5 टाइप्स के एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करेंगे। पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, आपका दूसरा होगा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तीसरा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, चौथा होगा वीक एसिड वीक बेस और फिफ्थ वाला होगा आपका पॉलीबेसिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, before starting these types of titration we should know a basic concept। basic concept ये है, इस चीज़ को हम कहते हैं आपका pH स्केल, ठीक है ना, ये कहता है pH स्केल। अब इसमें जो ये 1 से 14 तक होता है नंबर, अब जो 1 होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड को इंडिकेट करता है, ठीक है, और ये जो 14 होता है ये स्ट्रॉन्ग बेस को करता है, और ये 7 होता है ये न्यूट्रल होता है। मतलब 7 में अगर हमने कोई बोला इसका pH 7 है तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये चीज़ न्यूट्रल है। अगर हमने बोला कि इसका pH 2 है तो वो स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड 1 होता है, ठीक है, वो उससे थोड़ा कम है पर वो फिर भी है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ऐसे। सो जैसे ही मतलब 1 में सबसे ज़्यादा H+ होंगे और जैसे H+ कम होता रहेगा तो 14 में 0 H+ होगा, मतलब H+ होगा ही नहीं। सेम गोज़ टू बेसिक साइड में, ये OH 14 में सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग सबसे ज़्यादा बेस है, और 1 में आते आते ख़त्म होता रहेगा, ठीक है। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका हम pH स्केल कहते हैं, ये काम आएगा अभी हमारे समझने में। ओके, सो पहला हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, सो इधर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड में लिया है हमने HCl और स्ट्रॉन्ग बेस में लिया हमने NaOH। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला था, अगर लास्ट वीडियो में मैंने बोल रखा था कि हम जो ब्यूरेट में लेते हैं वो हमारा होता है, याद होगा आपको, Cr7। ओके, सो जो कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं वो होता है टाइट्रेट, ठीक है, टाइट्रेट, इसलिए NaOH को हमने ठीक है, तो HCl को हमने आपका कॉनिकल फ्लास्क में लिया है तो वो हमारा टाइट्रेट हो गया, और NaOH को हमने ब्यूरेट में लिया तो वो हमारा टाइट्रेंट हो गया। ओके, सो एक बेसिक आपका वो हो गया कि मतलब केमिकल रिएक्शन, तो HCl प्लस NaOH, तो HCl को वो बना हमारा NaCl जो कि हमारा एक सॉल्ट है प्लस वाटर, ठीक है। अब HCl का pH होता है 1 और OH का pH, NaOH का pH होता है 14, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, एकदम स्ट्रॉन्ग बेस लिया, एकदम एक्सट्रीम एड लिया हमने। ओके, सो इसको ब्यूरेट में डाल दिया और कॉनिकल फ्लास्क में HCl डाल दिया। सो बिफोर एडिंग टाइटेंट इनिशियल ब्यूरेट में pH होगा 1। ओके, और जब हम टाइटेंट ऐड कर देंगे सो इसमें और इंडिकेटर भी डालेंगे, ठीक है, सो इसमें होगा क्या, जितने भी H+ आयंस रहेंगे ये OH से बाइंड कर जाएंगे NaOH के, और वो वाटर बना लेगा, ठीक है। तो इस तरह होता क्या रहेगा, H+ की कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्यूशन में वो डिक्रीज होती रहेगी। अब मैंने क्या बोला था, अगर H+ की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है तो वो स्लाइटली स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं रह रहा, उससे कम होते रह रहा है, सो वो कम होते रहेगा, ठीक है। और हम एंड पॉइंट को कब ऑब्जर्व करेंगे, जब वो 7 pH में आ जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। 100 ml NaOH डालने के बाद, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि 100 ml NaOH डालने के बाद आपका एंड पॉइंट आ जाएगा, जो कि जिस एंड पॉइंट में आपका pH लगभग 7 के आसपास होगा, जो कि न्यूट्रल होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिया था। ओके, इंडिकेटर इसमें यूज़ हमने फिल्म करेंगे। अगर ये क्वेश्चन में ऐसा आता है कि एक्सपेरिमेंटेड न्यूट्रलाइजेशन कर्व बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, आपको लिखना ऐसा ही है, पहले हेडिंग डालना है, फिर आपको लिखना है कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, फिर आपको टाइट्रेट और टाइटेंट मेंशन करने हैं, केमिकल रिएक्शन मेंशन करना है, एक
एक ब्यूरेट बिफोर एडिंग टाइट्रेंट लिख देना है, एक ब्यूरेट और कॉनिकल फ्लास्क में से मतलब रफ डायग्राम बना देता था कि एक आइडिया मिल जाए टीचर को भी, हाँ क्या है, इनिशियल पीएच लिख दो, फिर ये लिख दो जैसे मैंने लिख रखा है उसी फॉर्मेट में लिख देना है आपको, और लास्ट में एक कर्व बना देना है, तो इसी फॉर्मेट में लिखना है, तो अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो। ओके, सो हम इस ग्राफ से क्या समझ रहे हैं, नीचे NaOH मतलब ये ब्यूरेट हम डालते रह रहे हैं, ठीक है। जब इधर हमने 0 NaOH डाला था, 0 अमाउंट, तो सिंस इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड तो इसका pH था 1, डालते गए, ठीक है, डालते गए, इसका pH था डालते गए, और एंड पॉइंट हमने किया ऑब्जर्व 7 में, ये हमारा आया एंड पॉइंट 100 ml में, ठीक है। अब ये बर क्यों इसलिए रहा है, क्योंकि अब जो सोल्यूशन में है सारे H+ ख़त्म हो चुके हैं, अब कलर चेंज भी हो चुका है। हम अगर फिर भी डालते रह रहे हैं NaOH तो आप सोल्यूशन में धीरे धीरे OH की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, अब OH की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो मतलब वो सोल्यूशन अब बेसिक होते रह रहा है, ठीक है। जब एंड पॉइंट आया तब सोचो H+ के 10 थे और 10 मॉलिक्यूल्स थे, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, H+ के 10 मॉलिक्यूल्स थे, OH के भी 10 मॉलिक्यूल्स थे, दोनों आपस में रिएक्ट हो गए, ख़त्म हो गए, कैंसिल आउट कर दिए एक दूसरे को, ठीक है। अब वो ना रहा एसिड ना रहा बेसिक, अब हम और भी NaOH डालते रह रहे हैं तो वो OH में टूटता रहेगा, मतलब अब और भी OH बढ़ता रह रहा है तो वो सॉल्यूशन को आपका बेसिक बना दे रहा है, ठीक है, इसलिए कर्व जाके रुक जा रहा है। सो ये था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब लेट्स मूव टू वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड में हमने लिया है CH3COOH, दैट इज़ आपका एसिडिक एसिड, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस में लिया है NaOH, ठीक है। सो जैसे कि मैंने बोला टाइट्रेंट और टाइट्रेट, तो ये आपने टाइट्रेट लिया है, टाइट्रेट मतलब आपका कॉनिकल फ्लास्क में रहेगा और टाइट्रेट मतलब ब्यूरेट में रहेगा, इधर मैंने डायग्राम बनाया नहीं है पर आप बना लेना, ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, सो इसका केमिकल रिएक्शन ये है CH3COOH प्लस NaOH, आपका रहेगा ये CH3CONa प्लस H2O, CH3CONa आपका ये आपका है सॉल्ट। अच्छा, अब बिफोर एडिंग टाइट्रेंट, तो जैसे कि मैंने बोला वीक एसिड, अब वीक एसिड तो इनिशियल pH आपका 3 से 4 के बीच लाया करेगा, ठीक है, 3 से 4 के बीच लाया करेगा। अब आफ्टर एडिंग टाइट्रेंट, अब इसमें हो क्या रहा है, जो वीक एसिड और वीक बेस जो रिएक्ट कर रहे हैं वो एक सॉल्ट बना रहा है, और सॉल्ट बनने के बाद उसका जो pH रह रहा है आपका 5 तक रह रहा है, ठीक है। अब इधर एक जब नियर एंड पॉइंट मतलब एंड पॉइंट आया नहीं है, आने वाला है, अब इसमें एक फंडा आता है कॉमन आयन इफेक्ट। अब कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है, अच्छा, अब जैसे कि हम जानते हैं, अब देखते हैं CH3COOH अगर ये डिसोशिएट होगा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो ये डिसोशिएट होगा, तो ये डिसोशिएट होगा H+ प्लस CH3COO माइनस, ठीक है। अब जो सॉल्ट बन रहा था, ठीक है, जो सॉल्ट बन रही है CH3CONa, ये क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये डिसोशिएट होगा Na+ और CH3COO माइनस में, जो कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कॉमन है, ये दोनों जैसे CH3COO कॉमन है। सर हम देखते जब चीज़ कॉमन है तो हम उसको प्रेफर करते हैं, मतलब सोल्यूशन भी उसको प्रेफर करता है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब दोनों ये, अगर आपको एक बंदा सोचो 10 रुपये दे रहा है, दूसरा बंदा भी 10 रुपये दे रहा है, और पहला बंदा कहता है कि 10 रुपये दे के आपको 5 किलोमीटर चलना है, ठीक है, और दूसरा बंदा कहता है 10 रुपये दे के 10 किलोमीटर चलना है, तो आप कौन सा प्रेफर करोगे? 5 किलोमीटर वाला, क्योंकि उसमें कम चलना पड़ेगा। तो अगर दूसरा बंदा कहता है मैं तुम्हें 1000 रुपये दे रहा हूँ और 10 किलोमीटर चलना, तो तुम उस हिसाब से देखते ना। सो फंडा यही है, अगर चीज़ कॉमन है, दोनों कॉमन चीज़ दे रहे हैं, तो हम उसको चूज़ करेंगे जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट CH3CONH है, तो ये ज़्यादा डिसोशिएट होगा एज़ कम्पेयर टू योर CH3COOH। सो जैसे लिखा है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट सॉल्ट विल हाइड्रोलाइज, ठीक है, और ये हाइड्रोलाइज होने के बाद OH बनाएगा। सो ये अचानक से OH की स्ट्रेंथ को, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देगा सोल्यूशन में, और जब कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देगा OH के, तो ये ज़्यादा बेसिक की तरफ चला जाएगा। ओके, सो एंड पॉइंट आपका आएगा 9, एंड पॉइंट में pH आपका आएगा 9 to 10,
ठीक है, क्योंकि OH का बढ़ा देगा। ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट जो आपका सॉल्ट है वो ज़्यादा हाइड्रोलाइज हो जाएगा और आपका OH लिबरेट करेगा, जो कि आपके pH को बढ़ा देगा 9 to 10 तक। ओके, इसमें हम इंडिकेटर यूज़ करेंगे फिलोक्टलीन, और कर्व आएगा। ये चीज़ मैंने बस शॉर्ट में लिखा था, अगर आपको क्विक रिवीजन चाहिए तो शॉर्ट में लिखा था, ये इसमें ध्यान न दें। ये कर्व इसलिए ये था, कर्व जैसे कि आप देख सकते हैं 3 से स्टार्ट किया है, 3 से 4 से, और ये जाके 9 10 से रुक जाएगा जितना हम ऐड करते हैं। ठीक है, और ठीक है, कर्व जब आप प्लॉट करें तब आपको ये ध्यान रखना, जो ये वाई एक्सिस है इसमें pH रहता है और एक्स एक्सिस में वॉल्यूम रहता है। वॉल्यूम जो आप ब्यूरेट से ऐड कर रहे हैं, ये चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये हमारा दूसरा दो हो गया। तीसरा है हमारा टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड लिया HCl, वीक बेस लिया है आपका एक्वस NH3 जाते ऑफ अमोनिया। आपका HCl टाइट्रेंट है और टाइट्रेट आपका NH3 है, जो कि आपका है कॉनिकल फ्लास्क में। ओके, सो इसका मैंने केमिकल रिएक्शन दे रखा है, NH4Cl बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ओके, इनिशियल pH जैसे कि वो वीक बेस है तो इनिशियल pH आपका होगा, हम pH चेक कर रहे हैं कॉनिकल फ्लास्क में। ठीक है ना, ब्यूरेट वाला नहीं चेक कर रहे हैं, हम कॉनिकल फ्लास्क वाला चेक कर रहे हैं। तो कॉनिकल फ्लास्क का जैसे वीक बेस डाल रखा तो इनिशियल pH होगा 11। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट बनाएगा, फर्दर जो सॉल्ट NH4Cl था वो फर्दर हाइड्रोलाइज्ड होगा, क्योंकि इधर भी कॉमन आयन इफेक्ट काम करेगा। ओके, NH4OH और NH4Cl में से NH4Cl ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है NH4OH से, तो NH4Cl ज़्यादा आपका डिसोशिएट होगा और वो ज़्यादा हाइड्रोलाइज्ड होगा। तो हाइड्रोलाइज्ड होगा तो H+ ज़्यादा रिलीज़ करेगा। ठीक है, H+ ज़्यादा रिलीज़ करेगा तो वो pH को डिक्रीज़ कर देगा, मतलब जैसे 6 था तो वो 4 की तरफ ले जाएगा, और जितना 1 की तरफ आते रहेगा तो वो जो उतना एसिडिक होता रहेगा, तो ये pH को डिक्रीज़ कर देगा। और एंड पॉइंट में आपका pH आ जाएगा 3 से 5, और सारे 100 ml में ही लगभग आते हैं। ऑब्जर्वेशन जो आता है ना 100 ml के आसपास ही आ जाता है, ये केमिकली मतलब ये एक्सपेरिमेंटली डन है। ठीक है, तो इसमें इंडिकेटर करेंगे मिथाइल रेड, तो इसका कर्व उल्टा बन जाएगा, क्योंकि हमने कॉनिकल फ्लास्क में वीक बेस डाला था तो उसका pH आता है। तो ऐसे जितना जितना ऐड करते रहे, जैसे 100 में आपका ये आया, 100 में ऐसा आया तो 100 से स्टार्ट हो गया, ऐसे 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 कम होता रहेगा। ठीक है ना, तो इसका ये था। ओके, अब आ रहा है टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस। ठीक है, तो वीक एसिड में लिया एसिटिक एसिड और वीक बेस में लेंगे NH4OH जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, टाइट्रेट का। ठीक है, सो इसमें रिएक्शन दे रखा है। सो हम टाइट्रेट जैसे NH4OH ले रहे हैं तो वीक बेस है तो इनिशियल pH 10 से 11 होगा। ठीक है, H+ from CH3COH and OH from NH4 combined does give OH ions, so decreases। ठीक है, सो आपका ये आपका जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करता है ना, ठीक है ना, तो ये हमेशा 7 आता है pH, नियरली 7 ही आता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एकदम एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीम तो, और अगर एक्सट्रीम वीक और एक्सट्रीम आपका वो है ना बेस, तो आपका pH भी लगभग न्यूट्रल की तरफ ही आएगा, तो इधर 6 से 8 के बीच चलाया जा सकता है। ठीक है, सो इसका ये है, और इसमें इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे नेचुरल रेड मिथाइल ब्लू मिक्स इंडिकेटर। मिक्स इंडिकेटर अब इसमें हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, मिक्स इंडिकेटर होता क्या है? मिक्स इंडिकेटर हम तब यूज़ करते हैं जब चीज़ जो होती है हमारी बहुत ही मतलब जो एंड पॉइंट है बहुत ही मतलब स्पेस कम है, जैसे अब लाया कर शार्प एंड पॉइंट जब आ रहा है, जैसे 6 से 7 6 से 8 है, बहुत ही शार्प एंड पॉइंट माना जा रहा है। शार्प एंड पॉइंट माना जा रहा है, ये थोड़ा सा एसिड की तरफ भी है और थोड़ा सा बेस की तरफ भी है, तो वो हमें पता चल जाए, इसलिए हम मिक्स इंडिकेटर यूज़ करें। मतलब इंडिकेटर में एसिड भी है बेस भी है, अगर 6 आया तो एसिड वाला एक्टिवेट होगा और हमें दे देगा एसिड है, अगर 8 की तरफ आया थोड़ा सा तो वो बेस वाला एक्टिवेट होगा और बेस वाला हमें बता देगा बेस है। ठीक है ना, तो इसलिए हम मिक्स इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं इसको। अच्छा, लास्ट हो गया आपका टाइट्रेशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, पॉलीबेसिक एसिड होता क्या है? पॉलीबेसिक एसिड होते ही है जिसकी बेसिसिटी इज़ मोर देन 1। अब बेसिसिटी होता क्या है? बेसिसिटी जैसे मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी बताया था
कि ऑफ एसिड यही होता है कि वो H+ आयंस कितना लिबरेट कर सकता है। सो इधर मैंने पॉली बेसिक बोला है, तो मतलब जिसका बेसिसिटी मोर देन 1 होगा, मतलब जिसकी बेसिसिटी 2, 3, 4 चलता रहेगा, मतलब 1 से ज़्यादा होगा। जैसे ठीक है, बेसिसिटी इज मोर देन 1। जैसे एग्जांपल ले लिया H2SO4, इधर ये कितना लिबरेट कर रहा है, 2 बार आपका ये 2 H+ आयंस लिबरेट कर रहा है, तो इसकी बेसिसिटी 2 हो गई, है ना। HCl लेते हैं हम, HCl लेते HCl लेते हैं, ये कितने में लिबरेट करता है, H+ + Cl- इक्वल, तो इसकी बेसिसिटी 1, है ना। सो हम उसको लेंगे जिनकी बेसिसिटी मोर देन 1 है, ठीक है। सो इसका यही था। सो इसमें हम एसिड को डालेंगे कॉन्टिल फ्लैक्स में और स्ट्रॉन्ग बेस को डालेंगे आपका ब्यूरेट में, ठीक है। सो अच्छा, तो इसमें फर्स्ट एंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट इसमें इसलिए दे रखा है क्योंकि जब क्योंकि इसमें 2 बार H+ रिलीज हो रहा है, 2 बार वो रिएक्ट करेगा, है ना। ये स्टेप वाइज हो रहा है, देखिए आप। जैसे H2SO4 पहले H++HSO4, है ना, फिर HSO4 प्लस गिव्स दे रहा है H+++ SO4 ये माइनस। सो ये 2 बार हो रहा है, तो 2 बार ये रिएक्ट करेगा और 2 बार ये आपको रिएक्शन मतलब वो एंड पॉइंट देगा। तो एक 50 ml में आएगा टाइटेंट के ऐड करने पर, जो कि आपका pH आएगा लगभग 4.58, जो लगभग 5 के करीब, और सेकंड pH में आएगा 10.13, लगभग 10 के करीब एट 100 ml, ठीक है। सो इंडिकेटर यूज होगा, इसमें हम मिथाइल ऑरेंज भी डालेंगे और थाइमोल फिलिप्टोलिन भी डालेंगे। थाइमोल फिलिप्टोलिन इसलिए डालेंगे क्योंकि जो 5 तक है उसको एसिड का जो आ रहा है उसको हम डिटेक्ट कर पाए, और ये डालेंगे जो बाद में आ रहा है उसको बाद में डिटेक्ट कर पाए। ये पॉली बेसिक यूज़ कर रहे हैं ना, इसलिए इसको 2 बार एंड पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना। 2 बार H+ रिलीज कर रहा है ना अलग अलग स्टेप में, तो इसलिए 2 एंड पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। इसमें इंडिकेटर यूज़ हो गया। ग्राफ ये बनेगा अब, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस तो होगा नहीं, वीक बेस होगा, ठीक है। सो हमने जैसे इधर लिया था, ठीक है। तो इसका ग्राफ लगभग ऐसा बनता है, एंड पॉइंट एक 50 की तरफ आ रहा है, एक 50 ml में आ रहा है, और एक 100 ml में आ रहा है। ये ऐसे चलता रहेगा, ऐसे 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 चलता रहेगा, ठीक है। अगर ग्राफ का मतलब ग्राफ आपको याद है ना, फिर भी आप इतना लिख देंगे कि अगर ये 11 से स्टार्ट हो रहा है, अगर ये हम देख सकते हैं, तो 11 से अगर स्टार्ट हो रहा है कॉनिकल फ्लैक्स में, आपको आइडिया मिल जाएगा। तो मतलब कॉनिकल फ्लैक्स में आपका कोई आपका वीक बेस है ना, तभी तो 11 स्टार्ट हो रहा है, और ये तो आप फिर लिख देंगे। तो और इसका सीक्वेंस आपको यही रखना है कि अगर आपको पूछा जाता है तो बेस, वीक बेस और एसिड को मेंशन करेंगे। इधर आप नाम भी लिख सकते हैं, HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड नीचे भी लिख सकते हैं। टाइट्रेट आपको मेंशन करना है, केमिकल रिएक्शन मेंशन करना है, और आपको ये भी करना है कि बिफोर एडिंग टाइट्रेंट, आफ्टर एडिंग टाइट्रेंट, एंड पॉइंट, इंडिकेटेड यूज, और आपको ब्यूरेट और कॉनिकल फ्लैक्स बना के दिखा देना है, और बाकी सब, और एक इधर ये बना देना है न्यूट्रलाइजेशन का एक कर्व बना देना, क्योंकि कर्व के बारे में पढ़ रहे हो, कर्व भी नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। सो इसी के साथ हमारा यूनिट 2 का चैप्टर भी ख़त्म हुआ, एसिड बेस इंडिकेटर। सो थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक द वीडियो, and please share it with your friends, and subscribe it, and press the bell icon for getting notification on time. And if you like the video, please hit the like button, and thank you very much.